हेलो फ्रेंड्स, अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट्स हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जिस तरह से बात की तो उससे आपको काफी आइडिया लगा होगा कि कई चीजों में स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। एक एक करके देखते हैं कि क्या है स्थिति। तो हुआ यह है कि ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से अगर आप देखोगे तो भारत में आधारिक संरचना का विकास कौन करेगा, तो सरकार करेगी, ऐसा माना जाता था। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सब कुछ काम भी करती थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा था कि किस तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो निजी क्षेत्र के लिए खुले ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व था वो किसके पास था? सार्वजनिक उत्तर जो भी कंपनी थी, तो सरकार का आप बोल सकते हैं। सीधे सीधे किसका उत्तरदायित्व था? सरकार का। ठीक, सरकार के जो ही सार्वजनिक कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम, वो सब सरकार ही हैंडल करती है। अब ऐसी स्थिति में समस्या क्या आती थी कि अपर्याप्त निवेश होता था। सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि सारा जो भी अपना आधारिक संरचना का विकास करना उसको अच्छे से कर पाए। और इस वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज किया गया कि हम लोग निजी क्षेत्र को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्वागत करते हैं। हम लोग मतलब सरकार या हमारा पूरा सिस्टम कि निजी क्षेत्र भी आधारिक संरचना के विकास में योगदान देगा। और साथ में निजी क्षेत्र पूरा अकेले तो करेगा ही करेगा, और साथ में सरकार के साथ मिलकर के भी करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? संयुक्त भागीदारी होगी किसकी? निजी क्षेत्र की सरकार के साथ। तो अब इन दोनों तरीके से काम चल रहा है। आप बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे। अभी रोड्स का बनती हैं तो कई बार जो रोड्स होती है वो अलग अलग तरह के मॉडल्स हुआ करते थे, है ना। अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल भी चलता है, उसको HAM बोलते हैं। ठीक है, अलग मैं कभी बताऊंगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर से इक्विटी पहले से ही, प्राइवेट सेक्टर से पहले ही पैसे ले लेते हैं। बहुत सारे इंडिया में नेशनल हाईवेज ऐसे हैं जहां पर टोल कलेक्ट किया जाता है। अब वो पूरी की पूरी रोड है वो 35 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई। तो उससे हुआ क्या? प्राइवेट कंपनी ने रोड खरीद ली, प्राइवेट कंपनी के पास उस रोड पर टोल कलेक्ट करने का अधिकार है, और जो पैसा था एक साथ उसने सरकार को दे दिया। अब सरकार उस पैसे से कहीं और पर भी आधारित संरचना का निर्माण कर सकती है। तो हो क्या रहा है कि एक तरह से प्राइवेट सेक्टर ने तो पैसा प्रोवाइड किया, तो प्राइवेट सेक्टर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा है। और ऐसा रियलाइज किया गया कि बिना जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पार्टिसिपेशन की अच्छी चीज नहीं हो सकती। पिछले 5-6 साल में, 7-8 साल में, अभी 2020 चल रहा है, तो 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। सरकार की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट वो काफी कम हो गया, तो वो काफी चिंता का विषय भी माना जाता है। अभी समझिए अब क्या हो रहा है। एक बात जो हम लोगों को स्टार्टिंग से पता है वो क्या है कि भारत में बहुत ज्यादा बड़ी आबादी ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, हमारी आधे से ज्यादा आबादी अभी भी ऐसी है, आधे से अभी तो बहुत ज्यादा अभी भी है। पहले तो 75% से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसके बारे में हमें कुछ डेटा मिला। कहां से मिला? 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होगी, हर 10 साल पर भारत में होती रहती है। तो इस जनगणना में हमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिले। जैसे किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूरे देश की जनता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भारत जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण क्षेत्र, उनके बारे में बात की जा रही है। और उनके बारे में जब बात करते हैं तो हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 56% ऐसे परिवार थे जिनमें बिजली थी और 30% में शौचालय था। यानी कि 70% के पास शौचालय नहीं था। लोग खुले में शौच किया करते थे, या फिर जो पक्का और व्यवस्थित शौचालय होता है उस तरह का सिस्टम नहीं हुआ करता था। अच्छा, और 56% परिवारों में ही बिजली थी, यानी कि 44% परिवारों में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। 44%, सोचिए, आधा ग्रामीण भारत 2011 आने के बाद भी, आजादी के 60 साल से ज्यादा होने के बाद भी हमें अंधेरे में रहा करता था और बिजली का उसका कनेक्शन नहीं हुआ करता था। कई जगह चोरी वगैरह का केस चलता है, लोग कटिया डाल करके और ये सब भी करते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं था तो इरेगुलरली आप कितना बिजली यूज करोगे, उस तरह की चीजें हुआ करती थी। और ज्यादातर के पास तो कुछ होता नहीं था। कई कई गांव ऐसे थे जहां पर ट्रांसफार्मर ही नहीं होता था, ट्रांसफार्मर ही नहीं तो बिजली नहीं वहां पर। अब ऐसे ही 43% से 45% से परिवार थे जो उस समय तक भी मिट्टी के तेल का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी कि हम लोग LPG जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो सिलेंडर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, वो नहीं पहुंचा पाते थे। अभी एक स्कीम आई थी उज्ज्वला, और उज्ज्वला में यही था कि हम गांव में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनका काफी हद तक जैव ईंधन बोलते हैं। तो जैव ईंधन में क्या क्या होता है ये पॉइंट भी लिखा होगा। फसल जो होती है ना, कोई फसल हुई, अवशेष बच जाता है तो फसल ऊपर ऊपर से काट लेगी, फिर नीचे से डंठल बचती है तो वो डंठल को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भी जला देते हैं, तो वो जैव ईंधन हो गया। ऐसे ही गोबर होता है, उसके उपले बनाए जाते हैं, कहीं पर उसको कंडा बोलते हैं, तो कंडे हैं, उपले हैं, इनको भी यूज किया जाता है ईंधन की तरह। और ऐसे ही जलाऊ लकड़ी, मैं
एक बार कॉलेज में था तो हम लोग चोपटा गए थे। चोपटा उकीमुठ और चोपटा नाम का एक रास्ता है उत्तराखंड में, काफी सुंदर जगह है चोपटा। कभी मौका मिले तो जाइएगा। तुंगनाथ मंदिर भी वहां पर। तो वहां पर एक देवरिया ताल था और देवरिया ताल हम लोग चढ़ रहे थे तो मैंने देखा वहां पर बहुत सारी महिलाएं थी। जो हम लोग क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती है। वहां पर बहुत सारी महिलाएं थी जो काफी चढ़ करके जा रही थी और बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में लकड़ियां लेकर के ऊपर से आ रही थी। तो वो क्या करती है, वहां के जंगलों से लकड़ियां लेकर के आती हैं और उन लकड़ी को भी ईंधन की तरह प्रयोग करती है। तो बहुत सारे गांव में ऐसी महिलाएं हैं जिनका काम क्या रहता है, पानी दूर से लेकर के आना और ईंधन की लकड़ियां दूर से लेकर के आना। तो अपने जीवन का बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इसी काम में करना खर्च कर देती है और वो उनके लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ऐसी स्थिति देखी गई कि 43% उपयोग कर रहे हैं मिट्टी का तेल और एलपीजी सिलेंडर हम नहीं पहुंचा पाए थे और वो हम लोगों ने उज्ज्वला योजना से पहुंचाने की कोशिश की। काफी ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में इतनी ज्यादा गरीबी है कि दो लोग दूसरी बार सिलेंडर नहीं दे पाए। पहला तो फ्री दिया गया उनको, दूसरी बार सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वहां पर भी डेटा आता है कि पहली बार तो मिल गया लेकिन दूसरी बार वो उतने अच्छे से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। खैर कोशिश तो की सरकार ने। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इनका जब इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं ना जैव ईंधन का, तो उसका धुआं वहीं पर रहता है और इस वजह से महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। रोज जो पॉल्यूशन होता है ना, प्रदूषण, बहुत ही लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है। छोटे से सीमा में अगर आप प्रदूषित जगह पर रह रहे हो तब भी आप तो प्रदूषण में हो सकता है कि आप गांव में रह रहे हो तो वहां पर ओवरऑल प्रदूषण नहीं है, लेकिन आप चूल्हे के सामने बैठ करके वही धुआं रोज ले रहे हो और गांव की जो महिलाएं ज्यादातर उनको इस तरह का काम किया करना पड़ता था। तो ये भी काफी बड़ी समस्या थी। और ये पॉइंट ये आता है कि 85% लोग ऐसे थे जो भोजन पकाने के लिए, देखिए मिट्टी का तेल तो आपका ईंधन का उपयोग कर रहे हो और भी कामों के लिए, लेकिन भोजन पकाने में 85%, सिर्फ 15% को छोड़ दो, 85% लोग ऐसे थे जो जैव ईंधन का प्रयोग करते थे। ठीक है, मेरे गांव में भी ज्यादातर लोगों की स्थिति ऐसी है जो लोग इस तरह का काम किया करते हैं, लकड़ी और कंडे वगैरह का उपयोग करते थे। अब समझिए कि 31% लोग ऐसे थे जो नल के पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नल का पानी समझ रहे हैं कि वाटर पाइपलाइन बन गई हुई है और आपने या तो मोटर ऑन किया है, किसी भी तरह से वहां पर कोई पानी की टंकी प्रोवाइड कर रही है, या आप डायरेक्टली सबमर्सिबल यूज कर रहे हो। तो 31% लोग ऐसे थे। 31% लोग ऐसे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के 69% कैसे पानी पी रहे हैं? तो खुली खुली जगह है, कुआं है, कोई नहर जा रही है, कोई तालाब है, कोई नदी है, उससे पानी पीना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? देखो, कुआं है, कोई टैंक खुला हुआ है, तालाब है, झरना है, नदी है, नहर। अब इसमें समस्या क्या होती है ना, वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं बहुत सारी। वाटर बॉर्न डिसीज मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो पानी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो जाती है। कंटेमिनेटेड मतलब दूषित जल है और दूषित जल आपने सेवन कर लिया तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो कॉलरा है, बहुत बड़ी समस्या भारत में हुआ करती थी, अब उतनी बड़ी समस्या नहीं रही। डायरिया है, डायरिया भी इसी तरह से हो जाता है। तो बैक्टीरिया रहते हैं और वो आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड भी कंटेमिनेटेड फूड से भी होता है, वाटर से भी होता है, और ऐसे ही डिसेंट्री है। ठीक, तो ये और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो होता क्या है कि जब आप पूरा जैसे स्लम एरियाज होते हैं ना, वहां पर बहुत बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, फुड़िया, फुंसी, ये सब भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप साफ सफाई के माहौल में नहीं रहोगे तो कोई ना कोई बैक्टीरियाज और वायरसेस आपके ऊपर हमला करते रहेंगे, और ऐसी स्थिति में जो पहले से ही कमजोर वर्ग है उसके ऊपर और बड़ी समस्या आ जाती है। वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होता रहता है और साथ में उसके पास इलाज कराने के लिए फिर अलग से उसको संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और वो करा भी नहीं पाता। तो ये सारी चीजें देखिए, मतलब भारत में आप ये समझिए आजादी के 60-70 साल के बाद 69% लोग ऐसे हैं जो खुले में पानी पी रहे हैं ग्रामीण भारत में। उनके पास पानी का जो पाइपलाइन है वो सारे नेटवर्क नहीं है जहां पर रिलेटिवली बेटर पानी मिल सकता है। और पाइप्ड जो वाटर यूज भी कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहां पर काफी कम अच्छा पानी आता है। जैसे मैं अभी राजस्थान में उदयपुर में हूँ, यहाँ पर पानी की जो क्वालिटी है वो बिना रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ लगा करके अगर आप पी रहे हो तो उससे काफी समस्या हो सकती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं। तो जो बेसिक चीजें है ना, मूलभूत आवश्यकता है, वहां पर भी काफी बड़ी समस्या रही है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, अब समझिए कि ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं कि भारत में जो ग्रामीण भारत है, खासतौर से शहर में भी बहुत अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ग्रामीण भारत को देखते हुए उसका डेटा एनालाइज करते हुए क्या देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारित संरचना की बहुत ज्यादा ही कमी है। और क्यों है इतनी कमी? तो यहां पर जो हमें सबसे बड़ा मोटा मोटा कारण समझ में आता है वो ये आता है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारित संरचना में, जीडीपी के प्रतिशत के टर्म्स में, मतलब जीडीपी का कितना प्रतिशत हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी तुलना हम करेंगे तो कई देशों के मुकाबले जीडीपी का काफी छोटा प्रतिशत हम लोग खर्च करते हैं। अब 2014 में यह आंकड़ा 34% का था। मतलब 2014 में भारत की जितनी भी जीडीपी थी
उसका 34% हम लोग क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे थे। और 2018 आते आते वो परसेंटेज कम हो गया। अब समझिए 2018 में जीडीपी ज्यादा रही होगी 2014 से निश्चित रूप से, लेकिन परसेंटेज कम हो गया। जो अभी हम लोग इसको टेबल पर देखेंगे, टेबल एक सारणी है, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि बाकी कंट्रीज कितना कितना खर्च कर रहे हैं। और इस वजह से क्या हुआ, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ही नहीं किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, विकास का आधार है। आपने विकास का आधार ही नहीं बनाया तो फिर विकास कैसे होगा। तो इस वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया था, जेटली साहब ने बोला था एक टाइम पर कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे नेटवर्क, इन्हीं में अगर हम चाइना के बराबर जाना चाहते हैं तो हमें $800 बिलियन 10 साल के अंदर खर्च करने की आवश्यकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब समझिए ये सारी समस्याएं हो गई। क्यों है समस्या, हमने वो भी समझ लिया। निजी क्षेत्र को हम लोगों ने इसलिए बुलाना भी स्टार्ट किया कि आप आओ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिसका थोड़ा थोड़ा फायदा भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब ये समझिए कि भविष्य में क्या स्थिति है, भविष्य में क्या समस्याएं हैं और क्या संभावनाएं हैं अगर हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखते हैं। तो देखिए, दो तरह से हम लोग जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद को दो तरह से निकालते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि किसी देश के लोग कितनी सेवाओं और कितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं उस देश के अंदर रहते हुए, ठीक। तो जो लोग बाहर नहीं जा रहे उनके लिए पीपीपी ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो नॉमिनल मैटर कर जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी में सबसे आगे अभी यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, फिर आपका जापान आता है। जापान और जर्मनी में इशू चला था, जापान की काफी दिन से ग्रोथ अच्छी नहीं रह रही है, तो जापान है, जर्मनी है। और बाकी आपकी यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन और फ्रांस की सब आया करते थे, जिनसे ऊपर भारत पहुंच गया। तो भारत ऑलरेडी 5th पोजीशन पर लगभग आ गया है। नॉमिनल में बात करेंगे। और अगर पीपीपी में आप बात करते हो तो हम ऑलरेडी तीसरे स्थान पर है। पीपीपी में सबसे आगे चीन है पूरी दुनिया में, ठीक है, कि आप किसी देश के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है जिसको लोग खरीद पा रहे हैं, तो वो पीपीपी तरीके से देखा जाता है। मैं डिटेल में आपको सही से समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि देश के अंदर, क्योंकि अमेरिका में चीजें खरीदना महंगा है, भारत में खरीदना सस्ता है, तो भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर डॉलर में निकालोगे तो भारत में लगेगा कि हाँ जीडीपी थोड़ा पीछे है। लेकिन अगर आप उससे कितनी सेवाएं खरीदी जा सकती है, कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, तो हम ऑलरेडी तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा पीछे हैं, चीन बहुत आगे है, फिर आप यूएसए, अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर भारत आ जाता है। तो हुआ क्या है कि हम नॉमिनल टर्म्स में भी तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी में बढ़ रही होती है और पूरी दुनिया में भारत अगर तीसरे स्थान पर पहुंचता है जीडीपी के टोटल साइज के टर्म्स में, प्रति व्यक्ति में हम बहुत पीछे रहेंगे, हमारे यहाँ बहुत भीड़ है तो प्रति व्यक्ति में तो हम बहुत पीछे है, 100 से भी पीछे आते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए 100वां स्थान भी हमारा नहीं है। बट जब आप बात करोगे पूरे देश के ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके साइज की, तो हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और इसी क्रम में देश में जो आय है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। देश में क्या बढ़ने लगेगी, आय बढ़ने लगेगी। अब होता क्या है, आय बढ़ने के साथ साथ हमारा ट्रांजिशन होता है एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ, कृषि से सेवाओं की तरफ। तो कृषि से सेवा क्षेत्र जो है ना वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, जो ऑलरेडी हो रहा है। आप अगर पुराने चैप्टर से याद करिए तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो योगदान आता है जीडीपी में वो सेवा क्षेत्रों से आता है। अब सेवा क्षेत्र जो है उससे उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आवश्यक आपका क्या है आधारिक संरचना, उसके प्रकार में किस तरह की आधारिक संरचना देश को चाहिए वो बदलने लग जाती है। कैसे बदलने लग जाती है सोचो। तो जो लो इनकम कंट्रीज होती है ना, जहां पर निम्न आय है आमतौर पर जिन देशों में, अब भारत मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट किया जाता है, ऐसे देशों में क्या होता है वहां पर आपको मेनली सिंचाई चाहिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है पूरी तरह से। तो आपको सिंचाई व्यवस्था आप अच्छी कर पाओ, आप कोल्ड स्टोर हाउसेस अच्छे बना पाओ, आप एग्रीकल्चर का सामान जल्दी से जल्दी पहुंचा पाओ, तो परिवहन आपको चाहिए, आप लोगों को बिजली दे पाओ मूलभूत तरह से, कैसे भी, चाहे थर्मल पावर प्लांट लगाओ। थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं, कोयले पर ज्यादातर आधारित रहते हैं, और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी भी बना सकते हो आप, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन फिर भी सिंचाई बेसिक, आप सड़क दे दो उन लोगों को और बिजली दे दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कब होता है, जब कोई लो इनकम कंट्री है। और जैसे जैसे देश में जो आमदनी बढ़ती चली आती है वैसे वैसे आवश्यकता बदलती चली आती है। क्या क्या बदल जाती है कि आप दूर संचार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, इंटरनेट। अब इंटरनेट को फंडामेंटल नीड की तरह काउंट किया जाता है। मालूम है बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट प्रोवाइड करना भी एक तरह से लोगों का, नागरिकों का अधिकार बन गया है कि आपको इंटरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो विकसित देश हो चुके हैं। अब वहां पर खेती में उतनी ज्यादा सिंचाई वो पहले हो ही चुका है, वो सब चीजें हो चुकी है, क्यों, तभी तो वो विकसित हुए। तो अब उनको नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें फिर बिजली। अब बिजली तो पहले भी चाहिए थी, लेकिन अब बिजली क्या है, बिजली की खपत ज्यादा होने लग जाती है, और साथ साथ में बिजली आप ऐसे बनाओ जिसका इन्वायरमेंट पर कोई दुष्परिणाम ना बने, ठीक है। तो विंड एनर्जी है,
टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इन सबको यूज करना स्टार्ट करते हैं बिजली बनाने के लिए। फिर आपका क्या होता है, परिवहन तो आपको अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। अब परिवहन में क्या होता है, पहले लोग मुंबई लोकल्स है, ठीक है, 80 लाख लोग चलते हैं, अब मुंबई में मेट्रोज आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है ना, वैसे वैसे मुंबई लोकल्स उतना सेफ भी नहीं है, ठीक है। 3 चीजें आ जाती है। क्या क्या आ जाती है 3 चीजें? समय आपका कम लगे, सुरक्षा हो यात्रा में, और सुविधाजनक हो, ठीक। अब पहले सुविधाजनक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं, पहले कुछ तो हो, तो मुंबई लोकल्स आपको काफी अच्छे से इधर से उधर पहुंचा दे रही काफी सस्ते में। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन हमें अच्छी सुविधा दो। तो सुविधा भी इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। पहले बसेस आती थी, मुझे याद है बहुत खिड़कियों में खड़ 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 आवाज हुआ करती थी, लखनऊ और कानपुर में जो महानगर बस सेवा चलती थी। अभी क्या होता है, अभी लो फ्लोर बसेस भी आ गई हैं, जो काफी कंफर्टेबल होती हैं, आपको स्पेसेस रहेगा कि आप बैठ पाओगे आराम से ठीक से। तो इस तरह की चीज होती है कि वही सारी चीजें अगर चाहिए भी हैं तो वो परिष्कृत क्वालिटी की चाहिए, ठीक है, मतलब बेटर क्वालिटी चाहिए उन सारी चीजों की। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होता जा रहा है, वैसे वैसे हमें अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जिसमें हमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही कुछ आता है, बहुत सारा कुछ आता है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ना, उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी फर्स्ट वीडियो में, कि हम लोग मेनली ऊर्जा, एनर्जी, इसकी बात करेंगे, और दूसरा स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारे यहाँ पर हेल्थ सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, उसकी बात करेंगे। तो इसी दोनों टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी है। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।